कह रहे हैं कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है कहां पर? ऑप्शन है भुवनेश्वर, कटक, पुरी या संबलपुर। तो ये कहां मनाया गया भैया? भुवनेश्वर में। आज हम जो है प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन करंट में आएगा, इससे जुड़ी हुई बात है, ओल्ड में भी पूछी जाएंगी। तो एक हेडिंग बनाएंगे प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। बोलो। 9 जनवरी को। अच्छा, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखिए हुआ क्या था, इसका रिकॉर्ड ये है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से वापस आए थे। तो चूंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, प्रवास करके वापस आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 तारीख को मनाते, 9 जनवरी को। क्लियर होगी बात? कारण दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसका विचार किसने दिया था? प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का विचार दिया। ये किसकी थॉट थी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना चाहिए? कोई बता सकता है किसके विचार थे कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए? बड़ा अच्छा सवाल है या नहीं है बताओ? बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आने लायक। तो ये विचार दिया था, उनका नाम था भैया लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी। तो हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्मीमल सिंघवी का विचार था, उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत को विश्व में अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है तो उसे प्रवासी भारतीय दिवस जैसी चीजों का आयोजन करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है भाई, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में क्या होता है, जो हमारे देश के लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें भारत आने का न्योता देते हैं। क्या करते हैं? भारत आने का इनविटेशन देते हैं। तो उन्हें भी ये फील होता होगा कि हमारे पूर्वज जो थे वो इंडिया से थे। इसका मतलब वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से भारत से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते। और जब वो व्यक्ति जो विदेश में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, दुबई में रह रहे हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो वो लोग भावनात्मक रूप से इंडिया से कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब हमारी जो रेंज है, पकड़ है, फिर वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में को छोड़िए पूरी दुनिया में फैलेगी या नहीं फैलेगी। मतलब एक भावनात्मक मेल जोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए लोगों से हम क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करते हैं हर साल। अब सवाल यह है कि प्रथम प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? प्रथम प्रवासी दिवस मनाया गया कब?
पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कब हुआ था? 2003 में। तो पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ था 9 जनवरी 2003 को। और यह आयोजन कहां हुआ था? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस हमने 2003 में मनाया था। तो इस बात को भी याद रखना कि पहली बार कब मनाया गया था, 2003 में। ये बात तो हो गई प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में ओल्ड जानकारी। अब हम चलते हैं 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस। थोड़ी सी बात इस की कर लेते हैं। देखिए, इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है भुवनेश्वर में। और आप सब जानते हैं भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। और आपको पता होगा भुवनेश्वर में एक मंदिर है, लिंगराज मंदिर। और किसको समर्पित है वो? भगवान शिव का मंदिर है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब से कब तक मनाया गया? तो इसका समय है 8 से 10 जनवरी। 8 से 10 जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, इसका मतलब 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था यहां पर। इसका उद्घाटन किसने करा था? प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किसने करा था? तो इसका उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। उन्होंने इसका भुवनेश्वर में उद्घाटन करा प्रवासी भारतीय दिवस का। और याद रखिए, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में कहा जाता है इसके जो मुख्य अतिथि बनाए गए वो कौन थे? मुख्य अतिथि कौन बनाए गए इसके? चीफ गेस्ट का नाम याद है आपको? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति। ठीक है, नाम क्या है उनका? क्रिस्टीन, हाँ, कार्ला कंगालू। और ये कहां के हैं? त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति हैं ये। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं ये। अब सवाल ये निकल कर आता है कि इसकी थीम क्या रखी गई है? ये जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, इधर का हिस्सा मैं रफ कर देता हूं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या रखी गई है भैया? देखिए, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो बेटा इसकी थीम रखी गई है, हाँ, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इस थीम के साथ में इसको सेलिब्रेट किया गया है इस बार। अब सवाल ये हुआ है, सवाल ये बनता है कि देखिए अभी क्या हुआ है, कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिए जाएंगे? जो प्रवासी भारतीय सम्मान हर साल दिया जाता है, इस साल कितने लोगों को दिया जाएगा?
प्रवासी भारतीय सम्मान, प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाएगा कितने लोगों को? तो याद रखें 30 व्यक्तियों को, 30 प्रवासियों को क्या दिया जाएगा? प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाएगा। अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों के लिए एक ट्रेन लॉन्च करी है। भुवनेश्वर से हरी झंडी दिखाकर उस ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, जरूर याद रखें ऐसे ऐसे सवाल, केवल दिवस याद रखने से काम नहीं चलेगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर से प्रवासी भारतीयों के लिए प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, नाम याद रखें, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इसमें क्या होगा, इस ट्रेन में क्या होगा भैया, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं नाम, ये प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस में क्या होगा? एक्चुअल में क्या है, इनसे कहा जा रहा है कि आप भारत का भ्रमण करिए, तो इस ट्रेन में प्रवासी भारतीयों को बैठाकर ये ट्रेन जो है भारत का भ्रमण कराएगी। ट्रेन का नाम प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। कहां से हरी झंडी दिखाई है? इसमें यह बोला गया है कि जो प्रवासी भारतीय होंगे 90% खर्चा केंद्र करेगा। 90% खर्चा सब कुछ केंद्र का होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल यह भी बन जाएगा कि बताइए प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? पीएम मोदी ने। कहां से? भुवनेश्वर से। ठीक है, कहां से? भुवनेश्वर से। कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाएगा? 30 लोगों को इस साल। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस 18वें की थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान या भूमिका। ठीक है, अब इससे पहला वाला जो मनाया गया था पिछले साल प्रवासी भारतीय दिवस, वो मनाया गया था वाराणसी में, और अब की बार भुवनेश्वर में। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो जितने भी इस सवाल से सवाल बन सकते हैं इस हेडिंग से, मैंने वो आपको टोटल करा दिए बेटा। अगर आप इन सब चीजों को नोट डाउन करोगे तो आपका करंट अफेयर्स तो अच्छा होगा ही होगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जो ओल्ड जीएस है, जो विविध जीएस है, वो भी आपका बढ़िया हो जाएगा। मैंने कल बताया था कि पूरे भारत में कितने आईआईटी हैं? 23। और पहला आईआईटी कहां बना था? पश्चिमी बंगाल के खड़गपुर में। कह रहे हैं कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 2025 की रिपोर्ट आई है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या आई है? ऑप्शन है 80, 85, 81 या 83। पता है आपको? तो वो है बेटा 85। ये जो रिपोर्ट आई है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, और ये रिपोर्ट है 2025 की। याद रखें, बहुत समय तक ये काम आएगी आपको। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में बताया जाता है सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है। तो देखिए, सिंगापुर लगातार दूसरे साल टॉप पर आ गया है। पिछले साल भी 2024 में सिंगापुर टॉप पे था,
और अब की बार भी, जबकि 2018 से 2023 तक जापान टॉप पे था। ठीक है, और देखिए दूसरे नंबर पर जापान का पासपोर्ट है। इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़े तो 85वें नंबर पर हमारा भारत है, और इसमें अगर अंतिम लिस्ट में देखें तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सबसे एंड में है। अब इस बात का मतलब क्या है, हेनले पासपोर्ट का मतलब क्या है? यह संस्था रिपोर्ट देती है कि किसी देश का जो पासपोर्ट है वो कितने देशों में वीजा फ्री है, बिना वीजे के आप जा सकते हैं, बिना वीजे के जा सकते हैं। तो 199 देशों में से जो सिंगापुर है उसका पासपोर्ट 195 कंट्रियों में वीजा फ्री है। 195 देशों में वीजा फ्री, समझना मेरी बात को। इसका मतलब यहां के लोगों को 195 देशों में अगर जाना होगा तो पासपोर्ट से वो जा सकते हैं। उसके पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है। 195 देशों में वीजा फ्री है। कितने देशों में से? टोटल देश मैंने कितने बताए थे अभी? 199। टोटल देश 199 में से 195 देशों में सिंगापुर का पासपोर्ट वीजा फ्री है, इसलिए वो टॉप पर है। जो बात कर रहे हैं जापान की, तो जापान का 193 देशों में वीजा फ्री है पासपोर्ट। अब भारत है, बताओ 85 नंबर पे। तो भारत का वीजा, भारत का पासपोर्ट कितने देशों में वीजा फ्री होगा? तो वो है 57 देश। 57 देशों में हमारा पासपोर्ट काम करेगा वीजा फ्री। आज हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करें, ये लास्ट में है। इनके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इन्हें हर जगह जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा, और वीजा लेने के लिए, वीजा का मतलब होता है परमिशन। हम आ जा मैं, ए भैया आ जा मैं, ऐसा करना पड़ेगा आपको। अरे भाई वीजा क्या है? देखिए वीजा हम नहीं देते, वीजा वो देते हैं हमें। अगर मैं अमेरिका जाना चाहूं तो मुझे अमेरिका से वीजा लेना पड़ेगा, और अमेरिका मुझे परमिशन देगा कि तुम आ जाओ। ये वीजा है। ये क्या है? ये वीजा है। और कोई ऐसा देश है इंडिया के साथ में जो पासपोर्ट से आप जा सकते हैं, तो वहां वीजे की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू किसकी है? पासपोर्ट की वैल्यू है या नहीं है? तो किसका पासपोर्ट दुनिया में मजबूत है? बोलो। तुम्हारे आस पड़ोस में कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आपको बेरोक टोक आ जा सकते हैं आप, है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके घर में जाने से पहले गेट पे आवाज लगानी पड़ती है। बोलो। इसका मतलब वहां परमिशन मिलेगी तो अंदर आओगे। जैसे किसी की अधिकारी के ऑफिस में जाओगे तो वहां जाकर क्या बोल पूछोगे गेट पे, है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? वो कहेंगे यस यस यस, तो यस यस तो चले जाओ। कहते नो नो नो, तो फिर मामला क्या हुआ? आपको अंदर जाना नहीं है फिर आपको। यह है वीजा और पासपोर्ट का फर्क। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी जानकारी देखो मैंने बता दी है, सब इंपॉर्टेंट है, संभाल कर रखना इस जानकारी को। ये जानकारी भविष्य में काम आने वाली है आपके, और भविष्य को बनाने वाली है। ये कह रहे हैं ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बना है। ब्रिक्स में 11वां मेंबर भी आ गया है भाई। तो 11वां मेंबर कौन सा है? कह रहे हैं थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, या फिलीपींस है। तो ब्रिक्स का 11वां देश बन गया है कौन सा? इंडोनेशिया। अब देखो ब्रिक्स के बारे में, BRICS। पहला मेरा सवाल यह है कि ये जो ब्रिक्स शब्द था ये किसने दिया था? किसने कहा था कि ब्रिक होना चाहिए? ब्रिक्स शब्द किसने दिया? तो कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा था कि दुनिया के उभरते हुए देशों को अपना संगठन बनाना चाहिए अगर अपनी तरक्की चाहते हैं तो उनका नाम था जिम ओ नील। तो ब्रिक्स शब्द किसने दिया था भैया? जिम ओ नील ने। तो ये शब्द किसने दिया हमें? जिम ओ नील ने। तो ब्रिक्स शब्द किसने दिया? जिम ओ नील। अच्छा बताओ ब्रिक्स में कैसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं उभर रही हैं? यह विकसित देशों का समूह है ये। तो
विकसित देशों का समूह नहीं है, बल्कि हाँ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। यह उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। अच्छा बताओ, ब्रिक का गठन कब हुआ था? 2006 में। ब्रिक 2006 में बना था, पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था। ब्रिक का गठन 2006 में हो गया था, लेकिन पहली बार मीटिंग कब हुई थी? 2009 में। तो देखिए, इसका पहला शिखर सम्मेलन, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था बेटा? 2000। और ये भी पूछते हैं कि बताओ ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? याकतेरिनबर्ग, याकतेरिनबर्ग में हुआ था। और ये किस देश में है? रूस में है। अगर इसी क्रम को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें तो ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? 16वां शिखर सम्मेलन अभी तो हुआ 2024 में। पता किसी को कहां हुआ है? अरे कजान में हुआ है। और कजान कहां है? कजान भी कहां है? रूस में हुआ है। इससे पहला वाला जो 17वां था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहां के? दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अब देखिए, ब्रिक की बात करें तो कुल देश कितने हो रहे हैं इसमें? कुल देश अब तो हम 11 बोल सकते हैं ना। सबसे पहले बी से ब्राजील, ब्राजील आया। फिर उसके बाद में आर से रूस आया। फिर आया तीसरा सी से चीन। और बी आर आई, आई से बनेगा हमारा इंडिया, मतलब भारत। ये शुरू में 4 देश थे। पांचवा देश जो जुड़ा वो दक्षिणी अफ्रीका था। तो दक्षिणी अफ्रीका को कब जोड़ा गया? 2010 में। इसके बाद लगातार 5 देश जुड़े। 5 देश इसी साल जुड़े थे 2024 में। 5 देश कौन कौन से जुड़े? एक जुड़ा मिस्र। अरे मिस्र जुड़ा था या नहीं? एक जुड़ा था सऊदी अरब। एक मिनट, एक मिस्र जुड़ा, पहला अफ्रीका में चल रहा है। एक इथियोपिया, अरे इथियोपिया जिसकी राजधानी अदिस। एक जुड़ा ईरान। ईरान जुड़ा या नहीं जुड़ा था? अच्छा, ये सब कब जुड़े हैं? 2024 में। ये भी कब जुड़ा? 2000। अच्छा, ये ईरान भी कब जुड़ा? 2000। हालांकि इनको मान्यता कब मिल गई थी? 2023 में। फिर एक देश जुड़ा, हाँ, उसका नाम था सऊदी अरब। सऊदी अरब को जोड़ा गया और सऊदी अरब भी 2024 में जुड़ा, जनवरी के महीने में, है ना। और फिर जुड़ा कौन सा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये भी कब जुड़ा? 2024 में। अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। अगर अर्जेंटीना जुड़ जाता, मान्यता उसको मिल गई थी, तो वहीं पे 11 हो जाते और अब 12 हो जाते। और 12वां देश जो जोड़ा गया है अब, 11वां देश, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और 2025 में इंडोनेशिया को शामिल कर लिया है ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स में लेटेस्ट से लेकर शुरू तक की कहानी मैंने सब आपके सामने रख दी है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं और वो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो वो मुझे बताएं जो इंडोनेशिया है उसकी राजधानी क्या है। कमेंट करके बताएं इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं अगला सवाल। ये सब जानकारी आपको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इधर उधर की बात हम लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन इतनी बात तो आपको पढ़नी पड़ेगी
इन सभी क्वेश्चन के बारे में। 5 क्वेश्चन प्रतिदिन कराते हैं, उसमें करंट भी आपका होता है और आपकी ओल्ड जानकारी भी होती है। पूरा स्टेप हम आपको तैयार करके देते हैं। अगर आपने इस स्टेप पर काम करा तो करंट के साथ साथ आपकी ओल्ड जानकारी भी जो है अच्छी हो जाएगी, और कोई भी क्वेश्चन पेपर है आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दिया। जितना भी विविध बनेगा, इन सभी संस्थानों का जितना भी विविध बनेगा, आप याद करते रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए। जितने भी संस्थान वाले क्वेश्चन आएंगे विविध वाले, वो सब आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलें फिर। आज का सवाल नंबर चौथा, हटा रहे हैं इस पेज को भैया। आज का सवाल नंबर चौथा ये कह रहे हैं, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? तो कह रहे हैं एस सोमनाथ, बी नारायण, के कामत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसरो के जो अब चेयरमैन बनेंगे वो बी नारायण होंगे। कोई बताएगा कौन से नंबर के बनेंगे ये? इनका नंबर कौन सा होगा? इनका नंबर कौन सा होगा बी नारायण का? बड़े बड़े संस्थानों के नंबर भी पूछ ले जाते हैं। तो देखिए इसरो के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। देखो उसे हम कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसी को कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को शॉर्टकट में हम कहते हैं ISRO, इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? इसरो। बताइए इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त का दिन था, 1969 की डेट थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो बना था, और 2 जनवरी 1958 को DRDO बना था। पढ़ाया था ना इससे पहले, खूब सवाल आते हैं DRDO के भी, और इसरो के भी सवाल खूब आते हैं। ठीक है, इसरो का गठन हुआ था। अच्छा, इसरो का मुख्यालय कहां है? तो देखिए DRDO का कहां बताया था? नई दिल्ली में, और इसरो का है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु राजधानी भी है किसकी? बोलो, कर्नाटक की। अच्छा, कोई बताएगा इसरो के संस्थापक कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, और इनके लिए मैं ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक कौन थे? विक्रम साराभाई। तो इनको जो है, इन्होंने इसको बनाया था। आज हम जो बात कर रहे हैं ना कि चंद्रयान की, मंगलयान की, है ना, अंतरिक्ष की, नींव इनके द्वारा रखी गई थी। पहला काम इन्होंने प्रयास करा था। इसलिए भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक विक्रम साराभाई, और भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, चलिए अब सवाल निकल कर आता है। देखिए इसरो का स्थापना दिवस कब मनाएंगे हम? अरे इसरो स्थापना दिवस 15 अगस्त को, और DRDO का स्थापना दिवस 2 जनवरी को। इसका आदर्श वाक्य क्या है?
देखो, संस्थानों के आदर्श वाक्य जरूर पढ़ के जाएं। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम याद है आपको? नासा। वो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। अच्छा बताओ, जाक्सा कहां की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है? जापान की। और भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी? तो भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नाम उसका इसरो। अच्छा, कोई बताएगा इसरो के प्रथम अध्यक्ष? अगर इसरो के चेयरमैन की बात करूं तो पहले चेयरमैन कौन थे? बोलो भैया। विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के पहले चेयरमैन थे। और अब जो बनाए गए हैं उनका नंबर आता है 11वें अध्यक्ष जो है वो बी नारायण बनाए गए हैं, जो कि वर्तमान में है। तो बी नारायण का जो नंबर आ रहा है वो कौन सा नंबर है? 11वां। नाम है उनका बी नारायण। और यही वर्तमान में अब इसरो के चेयरमैन होंगे। तो देखो, इसरो के बारे में जो भी जानकारी है वो मैंने आपको बता दी, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई को माना जाता है और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जनक कहते हैं हम। आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। और इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। और वर्तमान चेयरमैन कौन है? बी नारायण। इन्होंने किसकी जगह लेंगे ये? एस सोमनाथ की। चलते हैं आज का आखिरी सवाल। आज का आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि इस समय जनवरी के महीने में 3 चीजें चल रही हैं: 38वें राष्ट्रीय खेल, लॉस एंजलिस की आग और कुंभ का मेला। बोलो, ये ज्वलंत मुद्दे हैं। सवाल बनेगा महाकुंभ 2025। लो जी, सवाल तो मैंने इजी वाला लिखा था कि महाकुंभ 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है या किया जा रहा है। तो स्टेट का नाम तो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। लेकिन अब इससे जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां हैं, जो अब तक का अपडेट है, उस अपडेट पर हम लोग जो है काम करेंगे और इसे बेहतर स्टेप बनाएंगे, ताकि क्वेश्चन पेपर में अगर सवाल आए तो वो हमसे छूटे ना। ठीक है। महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2025। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। महाकुंभ 2025 का आयोजन। महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो प्रयागराज में। और प्रयागराज शहर कहां का है? यूपी का। ठीक है। इसका आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? तो स्थान का नाम है त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम जो है वो 3 नदियों का संगम है। एक तो मां गंगा, एक यमुना और एक पौराणिक सरस्वती। तीन नदियों के संगम पर त्रिवेणी संगम जिसको हम कहते हैं,
वहां पर इसका आयोजन हो रहा है। आपने सुना होगा कि महाकुंभ का आयोजन किस पर डिपेंड करता है? तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, हाँ, के जो दशाएं हैं उस पर डिपेंड करता है। यह सवाल एक बार पूछा गया था कि महाकुंभ का आयोजन किसके आधार पर होता है। ठीक है, तो देखिए, महाकुंभ का आयोजन सूर्य, चंद्रमा व बृहस्पति की दशाओं पर निर्भर करता है। यह डिपेंड करता है नक्षत्रों की दशाओं पर। जैसी नक्षत्रों की दशाएं होंगी वैसे ही कुंभ का आयोजन होता है। और पूरे भारत में 4 जगह होता है। उत्तराखंड में हरिद्वार में होता है, महाराष्ट्र में नासिक में होता है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में होता है। ठीक है, अब सुनना, सवाल बहुत अच्छा है, पेपर में आ सकता है। इस कुंभ मेले के आयोजन का समय क्या रखा गया है? समय क्या है? तो 13 जनवरी से कब तक? 26 फरवरी 2025। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक रहेगा। 44 दिन का ये मेला है। दिनों में नाम पूछेगा तो कितने दिन हो जाएंगे तकरीबन? दिनों में नाम आएंगे तो 44 दिन। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये मेले का आयोजन होगा। 13 से 26। ठीक है, हाँ, कभी 28 कर दो, 24 कर दो, ध्यान रखना। अभी पेपर यूपी SSC में हुआ और ये क्वेश्चन आया है अभी यूपी SSC में, हमारे यहाँ यूपी में। तो ये सवाल पूछा गया है कि मेले का आयोजन का समय क्या है। तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। देखो, इसके बाद में कह रहे हैं, याद रखना, इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? इसका आदर्श वाक्य क्या बनाया गया है कुंभ मेले का? तो याद रखें, सर्व सिद्धप्रद कुंभ है। सर्व सिद्धप्रद कुंभ है। याद रखना, ये वाक्य आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल सकता है। इसका जो आदर्श वाक्य है, जरूर याद रखें, आदर्श वाक्य पूछा जा सकता आप लोगों से, तैयार रहें इसके लिए। इसका एक लोगो बनाया गया जो योगी जी ने लॉन्च करा था, मुख्यमंत्री योगी जी ने। इसमें क्या क्या है? एक मंदिर है, एक दृष्टा है, एक कलश है, मंदिर, दृष्टा, कलश, एक अक्षय वट वृक्ष है, अक्षय वट वृक्ष दिखाया गया है, और एक है भगवान हनुमान। तो किस देवता का प्रतीक है इसमें? भगवान हनुमान। भगवान हनुमान। कभी कभी ऐसा पूछ लेंगे कि जो कुंभ मेला था उसका जो लोगो था उसमें किस देवता का प्रतीक था? देवता सूर्य, देवता हनुमान, देवता राम, ऐसे नाम आएंगे। तो थोड़ा ख्याल रखना, भगवान हनुमान का प्रतीक है। भगवान गणेश भी हो सकते हैं ऑप्शन में। अब ये जो मेला है ना, कुंभ का मेला, आपको पता है कुंभ का जो मेला है वो किसके लिए फेमस है? वो है अपने शाही स्नानों के लिए। तो इस बार कितने शाही स्नान पड़ रहे हैं? इस बार का कुंभ मेले में शाही स्नान कितने हैं? शाही स्नान कितने हैं? तो 6 शाही स्नान हैं। ये शाही स्नान जरूर याद रखें भैया। कितने शाही स्नान होंगे इसमें? तो 6 शाही स्नान में पहला जो स्नान होने जा रहा है वो 13 जनवरी को।
13 जनवरी को पहला स्नान होगा पौष पूर्णिमा का। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान होगा 13 जनवरी को। ठीक है, 13। देखिए इसके बाद दूसरा स्नान पड़ लिया है 14 जनवरी को, और आप सब बच्चे जानते होंगे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो मकर संक्रांति का स्नान है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जरूर याद रखें, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का स्नान बहुत बड़ा स्नान होता है। फिर है 3 फरवरी को बसंत पंचमी। 3 फरवरी का स्नान बसंत पंचमी का है, और सब जानते हैं कि बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा होती है। अरे बसंत पंचमी का त्योहार किसको समर्पित है? देवी सरस्वती को। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है, महा का स्नान है बहुत बड़ा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा, और देखिए छठा स्नान जो शाही स्नान बता रहे हैं वो है 26 फरवरी को, और जो छठा स्नान है 26 फरवरी का वो है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का स्नान है 26 फरवरी को। स्नान जरूर पढ़ कर जाएं, स्नानों से सवाल पेपर वाला मालूम कर लेगा 100%। तैयारी करें, यहां से सवाल के मिलने की पूरी संभावना है। 2 सवाल और जरूर याद रखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को 76वां जिला घोषित किया है। यूपी का 76वां जिला घोषित किया है। तो यूपी का 76वां जिला कौन सा घोषित हुआ है? महाकुंभ मेला क्षेत्र, 76वां जिला। देखिए अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले के लिए एक एफएम चैनल भी लॉन्च करा है। एफएम चैनल लॉन्च हुआ है। तो जो एफएम चैनल लॉन्च हुआ है, एफएम चैनल जो लॉन्च किया है योगी जी ने, उस एफएम चैनल का नाम क्या है? तो उसका नाम है कुंभवाणी। कुंभवाणी एफएम चैनल है, कुंभवाणी, और इसकी रेंज है 103.5 मेगाहर्ट्ज। अगर आप 103.5 मेगाहर्ट्ज पे ट्यूनिंग करेंगे तो एक रेडियो चैनल आपको सुनाई देगा कुंभवाणी के नाम से। ठीक है, ये क्या करेगा? ये मेले के आपको दर्शन कराएगा, मतलब आपको बोल के उनके बारे में बताएगा, मेले के बारे में, उसके तटों के बारे में। ठीक है, ये जो कब से कब तक ये काम करेगा? तो देखिए 10 जनवरी से 26 फरवरी तक ये कुंभवाणी एफएम चैनल काम करेगा। इसके बाद काम नहीं करेगा। ये मेले के लिए लगाया गया है। ठीक है, कुंभवाणी एफएम चैनल बनाया गया है, मेले के लिए बनाया गया है। और ये सुबह जो है 5:55 पे शुरुआत इसकी होगी। 5:55 AM से रात में 10:05 तक, 10:05 PM पर ये कुंभवाणी शांत हो जाया करेगी। और सुबह 9:55 से लेकर 5:55 से लेकर
बजकर 5 मिनट तक रात तक ये लगातार अपडेट वहां से जो भी होंगी वो देते रहेंगे, कभी गंगा के घाटों से, कभी शाही स्नानों के बारे में, जैसा आप कमेंट्री सुनते हैं ना इसी टाइप की। तो कुंभवाणी को किसने लॉन्च करा है? इसको लॉन्च करा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, तो जितनी भी जानकारी आज आपको बताई गई इस क्लास में सब इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आने लायक ना हो। ठीक है, चलिए भाई।